नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश और आज मैं जो स्टोरी लेकर आया हूँ अपनी मेरी ज़ुबान चैनल पे, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तो बहुत दिनों से एक स्टोरी बड़ी चर्चा में है, मैंने उसके लिए पुराना वीडियो भी है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, पर इसमें क्या है कि जिसकी हत्या हुई और जिसने हत्या की, आज दोनों ही नहीं है इस दुनिया में। ये कहानी जो है सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊंगा। पहले तो ये बता दूं कि हुआ क्या था। तो स्टोरी के जो आउटलाइन है मैं पहले वो बता दूं। 21 सितंबर को बेंगलुरु के अंदर एक 3 मंजिला बिल्डिंग में एक फ्लैट से बदबू आ रही थी। उस फ्लैट के अंदर बहुत सारे लोग रेंट पे रहते थे, क्योंकि नौकरी पेशा लोग हैं वो रहते थे। तो उनको बदबू आई और उनको पता चल गया कि किस फ्लैट से आ रही है। तो उन्होंने इमीडिएटली मकान मालिक को बुलाया, मकान मालिक से कहा कि इसमें से बदबू आ रही है और आप चेक कराइए। जैसे मकान मालिक आता है सबसे पहले तो उसके पास कांटेक्ट होता है, उससे मालूम चल गया महालक्ष्मी का घर था, महालक्ष्मी के घर के अंदर कोई नहीं है। तो वो सबसे पहले उसकी माँ और बहन को बुलाता है फ़ोन करके। माँ बहन आती है, चाबी लेते हैं, चाबी से खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। खोलने के बाद जो अंदर का मंजर होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी की लाश मिलती है। पुलिस को पता चलता है, पुलिस जब्त करती है लाश को और फिर उसकी तरफ तफ्तीश करती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि 23 सितंबर को उड़ीसा के अंदर एक और लाश मिलती है और कहीं ना कहीं इस लाश से कोई ना कोई कनेक्शन था। अब जो पुलिस है इस कहानी को खंगालती है, क्योंकि जब वो लाश मिलती है तो एक नोट भी मिलता है। उस नोट में उसने एक बाले जुर्म कर रखा था। और इस कहानी के अंदर जो कल्प्रिट है, जिसने अपनी खुद की जान ले ली है, अब ये डिसाइड करना मुश्किल है कि वो पीड़िता है, वो कल्प्रिट है, क्या वो अपनी जान बचा सकता था। ये पूरी कहानी में पता चले। आज जो मैं बता रहा हूँ वो कहानी जो है उस घर की है जिसको मुक्ति रंजन, जो कि इस कत्ल को अंजाम देने वाला है, या वो यूं कहें कि अंजाम दे चुका है, उसने एक सुसाइड नोट लिख कर गया था, जिसकी वजह से लोगों को पता चला। उसने अपने मौत से पहले अपने उसने जो क्राइम किया है उसके बारे में उसने 3 लोगों से बताई थी। अब वो 3 लोग कौन है मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। जैसे ही जब पुलिस आती है, जब उनका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद अब बेंगलुरु पुलिस जो है अब कोशिश करती है कि क्या है। अब बेंगलुरु पुलिस के सबसे पहला जो शक जाता है वो जाता है उसके हस्बैंड हेमंत दास। सबसे पहला शक जो है माँ लक्ष्मी के पति के ऊपर जाता है। पुलिस उसको हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो हेमंत दास जो है पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे उसकी कब शादी हुई थी, शादी होने के बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद उसको उसके ऊपर शक था, क्योंकि उसने उसके फ़ोन को जब महालक्ष्मी घर पे नहीं होती थी या किसी काम में बिजी होती थी तो हेमंत दास ने जासूसी करवाई थी उसके फ़ोन पे। उसने फ़ोन चोरी छुपके उसके फ़ोन को सर्च किया। सर्च करने के बाद उसने 3 नाम, उसको पता चला कि 3 लोग जो थे उसके टच में ज़्यादा है, जिसके वजह से उसकी लड़ाई हुई। पहला जो नाम उसने पुलिस को दिया था वो था अशरफ, जो कि उस मॉल के अंदर हेयर ड्रेसर था, जिससे इसकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी और जिसकी वजह से इनका अक्सर झगड़ा होने लगा। और इस झगड़े की वजह से माँ लक्ष्मी हेमंत दास से अलग हो चुकी थी। दूसरा नाम जो था उस मॉल का मैनेजर था और तीसरा जो था कॉमन फ्रेंड था, जो जिसकी वजह से इनका जो चैट वैट होता। अब पुलिस के पास 3 नाम थे। पुलिस ने इन तीनों को उठाया
उनको उठाना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो अभी भी अपने काम पे लगे थे। थोड़ा बहुत उसके साथ पूछताछ की, जो उन्होंने जो स्टोरी बताई उन्होंने, उस हिसाब से पुलिस को पहले ही उनके फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में ही पता चल गया कि ये क्लीन चिट है, इन्होंने कुछ नहीं किया। सो ये बाइज्जत बरी हैं, उनके पुलिस के लिस्ट से ये अलग थे। दूसरा हेमंत दास तो खुद ही बेचारा, उसने जो जो बोला, उसने जो भी सुनाया, उसके बाद पूरा चेक करने का, इन्वेस्टिगेट करने के बाद पहली ही इन्वेस्टिगेशन में वो उसको बरी कर दिया गया, उसे क्लीन चिट दे दी गई। अब पुलिस ने सोचा कि हम महालक्ष्मी के फोन को स्कैन करते हैं। अब महालक्ष्मी के फोन को स्कैन करने के बाद वो और डिटेल में जाते हैं, तो उनके फोन नंबर्स में उसको स्क्रॉल करने के बाद पता चलता है एक और नाम। अब उस नंबर पे अक्सर बहुत दिनों से रेगुलरली बातें चल रही हैं, तो उस नाम को ढूंढा गया और ये जो नाम था मुक्ति रंजन दास का था, जो कि उसी मॉल में काम करता था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है, 1 तारीख से महालक्ष्मी भी गायब है और 1 तारीख से मुक्ति रंजन दास भी ड्यूटी पे नहीं आया। अब मुक्ति रंजन दास एक और सीडीआर रिपोर्ट निकाली गई। अब सीडीआर फाइल मिलाई गई तो उसमें मुक्ति रंजन दास के पास एक नंबर मिला था, उसके कॉल डिटेल्स में एक नंबर मिला, जो कि ठीक मौत के बाद उसी दिन, जिस दिन 2 तारीख को जो मौत हुई थी, जिस दिन कत्ल हुआ था महालक्ष्मी का, उसी दिन उसने किसी से बात की थी। जब उस कॉल पे फोन लगाया गया तो वो जो कॉल था मुक्ति के मझले भाई स्मृति रंजन का था। स्मृति रंजन बैंगलोर में ही किसी कंपनी में काम करता था। तब पुलिस उसके पास जाती है और उससे पूछती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन फिर स्मृति रंजन ने अपनी पूरी कहानी बता दी कि हाँ, भाई आया था, उसने उसे कहा कि इमीडिएटली तुम बैंगलोर छोड़ दो, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने माँ लक्ष्मी का कत्ल कर दिया है, हो सकता है कि पुलिस तुम्हें भी परेशान करे, इसलिए तुम बैंगलोर छोड़ दो। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। भाई यहाँ से बैंगलोर छोड़ चुका है। फिर अब पुलिस जो है आगे चेक करती है। रंजन दास था, हालांकि उसने बात छुपाई, पुलिस से छुपानी नहीं चाहिए थी, उसको पुलिस को बताना चाहिए कि महालक्ष्मी का कत्ल उसके भाई ने किया। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं भी एक बड़ा भाई हूँ, और जब भाई भाई की बात आती है तो भाई एक दूसरे को छुपाता जरूर है। हो सकता है कि इसीलिए उसने बात नहीं बताई, जिसके वजह से क्रिमिनल का सपोर्ट करने के लिए उसे हिरासत में लिया गया और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। अब वो चले। अब आगे की बात जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि उनका एक और भाई है जो बहरमपुर में रहता है, और वो छोटा भाई वहाँ पढ़ाई करता था। और ये दोनों जो है, बहुत पहले ही दोनों भाई बैंगलोर आ चुके थे और दोनों काम करते थे, और ये छोटे भाई को सपोर्ट करते थे पढ़ाई में। और इनके माता पिता जो थे, ये तीनों भाई के जो माता पिता थे बैंगलोर में थे, सॉरी, इन तीनों के माता पिता जो थे उड़ीसा में रहते थे। अब उसके बाद उसने एक और बात बताई थी। जब छोटे भाई के पास पहुंचे ये लोग, तो छोटे भाई ने बोला हाँ, भाई आया था, उसने पहले तो 3 दिन यहाँ था, फिर चला गया, फिर उसके बाद फिर आया, 9 दिन था। पहली बार तो मुझे पता नहीं चला, बट दूसरी बार जब वो आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों लग रहे हो भाई, कुछ बात है तो बताओ। तब मुक्ति ने अपनी बात कही कि मुझसे एक क्राइम हो गया है, मैं जिस लड़की को पसंद करता था, जिससे प्यार करता था, मैंने उसका कत्ल कर दिया, और कत्ल के कारण भी बताए।
मुक्ति जो है वहां से जाता है, जाने के बाद पुलिस की तफ्तीश में जो पता चला है, पुलिस के रिकॉर्ड्स में जो पता चला है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला है, अब मुक्ति जो है उड़ीसा जाता है। घर पे जाने के बाद वो कुछ दिन परेशान रहता है। बाप को तो पता नहीं चलता, बट माँ जो है उसको पता चल जाता है। माँ पूछती है कि बेटा क्या हो गया, तुम बहुत दिनों से परेशान लग रहे हो और मुझे पहचान समझ में आ रहा है कि तुम बहुत तकलीफ में हो, बताओ कोई बात है तो बताओ। तब मुक्ति ने अपनी पूरी बात अपनी माँ से कही कि कैसे माँ लक्ष्मी का उसने मर्डर किया और क्यों किया, सारा कारण उसने बताया। तो माना कि कोई चिंता नहीं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप खाना खाओ, खाना खाने के बाद सो जाओ। लेकिन उस रात जो 2 तारीख की रात थी, मुक्ति सारी रात सो नहीं पाए। मुक्ति जो है 4 बजे उठता है, अपने अपने पेरेंट्स का मतलब अपने फादर का बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद वो वहां से 3 किलोमीटर आगे ड्राइव करता है। एक सुनसान सा, या यूं कहें कि शमशान घाट के पास एक पेड़ से उसका लैपटॉप और बैग जो भी था, एक डायरी थी लैपटॉप में, सॉरी बैग में, उसके बाद वो अपने आप को फांसी लगा देता है। अब पुलिस को डायरी मिल चुकी है। डायरी में उसने सुसाइड नोट, अब पुलिस तो इसको सुसाइड नोट ही मान रही है, उसमें लिखा है कि कैसे उसने मुक्ति को सॉरी उसने कैसे महालक्ष्मी को, हाँ मैंने ही महालक्ष्मी को मर्डर किया है, मैंने उसका गला दबा के मर्डर किया है। उसने बताया कि कैसे महालक्ष्मी उस पर प्रेशराइज कर रही थी। उसे भी शक था कि महालक्ष्मी उसके साथ भी खेल रही है, उसके साथ रहते रहते दूसरे लोगों के साथ भी उसके संबंध है। जब ये सारा, जब लाश को और जो सुसाइड नोट जिसको पुलिस समझ रही है या मान रही है, उसे बेंगलुरु पुलिस लेकर जाती है और फिर तीनों को, आपका मुक्ति रंजन के तीनों रिश्तेदार यानी 2 भाई और उसकी माँ से पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद फिर उस दिन की स्टोरी सुनाई देती है कि क्या हुआ। मुक्ति उनको बताता है कि उस नोट में लिखा है उसने कि मैं इस लड़की को बहुत प्यार करता हूँ। महालक्ष्मी को उस नोट पे उसने एक बात का जिक्र किया था, एक बेंगलोर पुरुष, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बदनाम हो जाएंगे, उसको वेरीफाई नहीं करता इसलिए नाम नहीं ले सकता, बट उस नोट में उसने लिखा है कि 1 तारीख के दिन बेंगलुरु पुलिस स्टेशन ने मुझे महालक्ष्मी के कहने पे पुलिस ने उसे उठाया। उठाने के बाद उसको बहुत लॉकअप में पीटा क्योंकि महालक्ष्मी ने झूठा इल्जाम लगा के कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। मुझे हिरासत में लिया। हिरासत में जाने के बाद मैंने कहा कि नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने गिड़गिड़ाया कि मेरी वो गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करने की बात चल रही है। तो पहले पुलिस उसके बाद उसका चेहरा देखकर समझ जाती है और कहती है कि ये कुछ हो नहीं सकता, तो बेंगलुरु पैसे दो, उसके बाद छूट जाओगे। तो मुक्ति के पास उस समय जेब में 10,850 रुपए थे, जिसको उसने पुलिस वालों को दिया और अपनी जान छुड़ाई। अब मुक्ति वहां से फोन करता है महालक्ष्मी को। पहले तो महालक्ष्मी पहले ही मना कर देती, उसके बाद फिर जब वो जेल जाता, जेल जाने के बाद वापस आता पैसे देने के बाद, फिर वो फोन करता है महालक्ष्मी को कि महालक्ष्मी से मिलना है। पहले तो महालक्ष्मी मना करती है, लेकिन उसके बाद महालक्ष्मी बोलती है कि ठीक है आ जाओ। अब जो मुक्ति रंजन है
उसी फ्लैट में, बेंगलोर के उस 3 मंजिला फ्लैट में पहुंचता है। अभी अभी महालक्ष्मी जिंदा है। वो जैसे फ्लैट में पहुंचता है, पहुंचने के बाद दोनों के बीच में बात होती है। बात विवाद इतना बढ़ जाता है कि महालक्ष्मी उसके ऊपर हाथ उठा देती है। अब हाथ उठाने के बाद पहले भी हो चुका है, फिर ये अलग होते थे, फिर मिलते थे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो गया। अब महालक्ष्मी उस पे हाथ उठाती है। हाथ उठाने के बाद वो, अब है तो ये मर्द ही, कितना बर्दाश्त करेगा। इसने क्या किया, इसने सामने कुछ भारी सा सामान था, उसने उसके सर पे दी मारा। सर पे मारने के बाद महालक्ष्मी जमीन पे गिर जाती है, क्योंकि काफी चोट लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। उसके बाद उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसने क्या किया, उसने महालक्ष्मी का गला दबाना शुरू कर दिया। और गला दबाने के लिए उसने, जब तक वो मरी नहीं तब तक उसका गला दबाते। कहते हैं कि गुस्सा इतनी इतनी बुरी चीज होती है कि आपसे क्या करवा दे कुछ भी पता नहीं चलता। और हुआ भी ऐसा ही। अब महालक्ष्मी मौत के आगोश में एक लाश बनी हुई है, और वहीं मुक्ति रंजन उसी घर में है। किसी को पता नहीं कि महालक्ष्मी की मौत हो चुकी है। वो कुछ देर सारा रात उसी जगह बैठा रहता है। और जो स्टोरी बताई थी उसने, मुक्ति रंजन ने, कि क्यों उसने मारा था, कारण ये था कि महालक्ष्मी उस पर प्रेशर बनाई हुई थी। महालक्ष्मी ने उससे ऑलरेडी 7 लाख रुपए ले लिए थे, और लेने के बाद एक सोने की चेन भी ली थी, और उस पर दबाव बना रही थी कि शादी करे। लेकिन अब जो है मुक्ति रंजन की जो इरादे थे वो बदल चुके थे, क्योंकि जब पहला पति उसने छोड़ा था, इसी का कारण था कि उसके कैरेक्टर्स पे उसको शक था। क्योंकि उसके साथ पहला पति जो है यही शक जता चुका था कि उसके संबंध उसके पति के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ। मैं इसको कंफर्म नहीं करता, तो मैं किसी के कैरेक्टर के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, या मैं उंगली नहीं उठाना चाहता। तो वो सच कहा था कि वो पूरे समझेगी। उसके बाद मुक्ति रंजन ने भी यही बात, इसी कारणवश उसने महालक्ष्मी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे भी शक था कि उसके साथ रहते रहते उसके संबंध दूसरे लोगों के साथ भी हैं। अब मर्डर तो कर चुका है। अब वो पहले तो उसने डिसाइड किया कि अब क्या करे। जो स्टोरी उसने सबको बताई या पुलिस के पास है, उसके हिसाब से पहले तो उसने ये सोचा कि इसकी लाश को पंखे से लटका देते हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि जब आदमी जिंदा रहता है तो पहले पंखे पे फंदा बनाने के बाद खुद को गले लगाना, और फिर स्टूल हटाना या कोई सपोर्ट सिस्टम हटा देना, वो इजी है। बट कोई आदमी मर चुका है जिसका वजन ऑलरेडी है, उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही है, उसको उठा के अकेला फांसी का शक्ल देना इट्स नॉट पॉसिबल। उसने ट्राई किया था, लेकिन इसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब वो सोचता है कि क्या करे। तो कुछ दिन पहले ये स्टोरी आई थी जो मैंने भी बताया था, श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें पूनावाला ने कैसे टुकड़े 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 करके फिर उसने पूरे जंगल में फेंक दिया। अभी तक पूरी केस हिस्ट्री चल रही है, वो भी मैंने किसी दिन वो भी कहानी आपको सुनाऊंगा। अब घर में तो बेसिकली कुछ था नहीं कि वो कैसे करे, तो वो जाता है घर के अंदर, हथियार लेकर आता है, हथियार से वो कट करता है। अब वो 59 टुकड़े करता है उस बॉडी के, सोचता है कि बैग के अंदर डाल दें, और फिर ये भी सोचता है कि भीड़ भरा इलाके में लोग को शक ना हो जाए। तो वो सोचता है कि काम करते हैं, इस टुकड़े को पीसेस कर करके इसको फ्रिज में डाल देंगे। 3 महीने के बाद फ्रोजन होने के बाद फिर मैं इसको बाहर लेगा और फेंक दूंगा। लेकिन जैसा कि समझा कि स्टोरी में कि बदबू आने लगी थी, वो कारण क्या था ये अभी तक पता नहीं चला। बट स्टोरी ये थी
कि महालक्ष्मी ने अपने गुस्से और अपने शक के वजह से अपनी जान गंवाई। जिसने जान ली उसने भी खुद की जान ले ली। अब बेंगलुरु पुलिस के पास ये था कि भैया जो मरा है और जिसने मारा है वो दोनों आत्महत्या कर चुके हैं, तो केस तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका। उनके पास सुसाइड नोट है, उनके पास 3 गवाह हैं जो जीवित हैं और वो स्टोरी बता रहे हैं। अब पुलिस को ये भी स्टैब्लिश करना था कि जो मर्डर वेपन था वो कुछ न कुछ से तो किया होगा। तो अब जो चौथा आदमी था, जिससे कहते हैं कि तीनों को तो मुक्ति ने बताया था, चौथा जो था वो था सीसीटीवी कैमरा, जो बेंगलुरु पुलिस के हाथ लगी। वो सुबह 3 तारीख को, 2 तारीख को मर्डर करता है, 3 तारीख को वो बाहर निकलता है करीबन 11 बजे के करीब, 3 तारीख को, और वहीं से एक शॉप पे जाता है और शॉप से बहुत बड़ी चाकू लेता है जिससे कि बॉडी कट हो सके, और वहां से ही रैपर निकालता और फेंक देता है। उस कैमरे में वो कैद हो जाता है। कैद होने के बाद जब उसको जूम करके देखा जाता है तो वो मुक्ति है। तो नाउ सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से कंफर्म हो चुका था कि मुक्ति ही था जिसने महालक्ष्मी की हत्या की। कारण क्या था? मुक्ति को शक था कि इसके और रिश्ते हैं दूसरे से, जिसकी वजह से ये शादी नहीं करना चाहता था। महालक्ष्मी लालची थी, उससे 7 लाख रुपए ले लिए थे, सोने की चेन ले ली थी और उसके ऊपर प्रेशर बना रही थी कि शादी कर ले। लेकिन मुक्ति को अब शादी करनी नहीं थी, क्योंकि उसे, जैसा कि मैंने कहा, और इनके आसपास जो रिश्ते थे खटास हो चुके थे, लड़ाई झगड़ा होने लगा था, अब प्यार बचा नहीं था। और जहाँ प्यार ना बचे वहाँ शादी का कोई मतलब नहीं, एक फॉर्मेलिटी करने की कोई मतलब नहीं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये स्टोरी पसंद आई होगी। आज ही किसी ने मुझे बताया कि मेहनत करो तो शिद्दत से करो, वरना मत करो। और यदि आप नौकरी कर रहे हो तो 30 साल आप घिसते रहते हो, 30 साल किसी कंपनी में घिसते रहते हो, एक परमानेंट, एक फिक्स्ड इनकम आपके घर पे आती रहती है, लेकिन आपके खर्चे कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। बट यदि आप बिजनेस करते हैं दोस्तों, तो बिजनेस में क्या है कि आप 3 साल अपनी मेहनत नहीं दे सकते। जहाँ 30 साल आप घिस रहे हो वहाँ 3 साल मेहनत कर दो, बाकी के 1000 दिन आपके खुशहाल हो जाए। आशा करता हूँ कि स्टोरी पसंद आई होगी और मेरी बातें भी आपको पसंद आई होगी। और ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी जुबान। मिलते हैं